डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं और कहीं भी क्यों ना जब मरीज की जान पर बनाती है तो न सिर्फ मरीज बल्कि उसके परिजन की भी सारी उम्मीदें धरती के इसी भगवान पर टिकी होती हैं। अगर बात सरकारी अस्पतालों की करें तो इस भगवान रूपी डॉक्टर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से सरकारी अस्पताल जाने वाले गरीब मरीजों की जिंदगी पूरी तरह से यहाँ के डॉक्टरों के हाथों में ही रहती है। और ऐसे में अगर पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़ प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने लगे तो क्या मरीज की जान पर नहीं बनाएगी? दरअसल ये गंभीर सवाल सरकारी डॉक्टरों में बढ़ती नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति की वजह से उठ खड़ा हुआ है। सवाल तो ये भी है कि डॉक्टर्स आखिर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं और जो कारण है उसे लेकर सरकार कितनी गंभीर है। दरअसल ये बड़ा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अकेले राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों में बीते 10 महीने के दौरान दर्जन भर से ज्यादा डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ दी है। सबसे ज्यादा 7 डॉक्टर्स ने सुल्तानिया अस्पताल से नौकरी छोड़ी है। आपको बता दें कि सुल्तानिया एक ऐसा अस्पताल है जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजाना 60 से 80 डिलीवरी होती है। जिला चिकित्सालय जयप्रकाश के 4 डॉक्टर बीआरएस ले चुके हैं। यहां भी 2 सीनियर फैकल्टी इस्तीफा दे चुके हैं। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स के 125 में से 56 पद खाली हैं। डॉक्टर्स के नौकरी छोड़ने के मामले में भोपाल एम्स भी अछूता नहीं है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अस्पतालों में डॉक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टर समेत अस्पताल अधीक्षक और कॉलेज डीन जैसे महत्वपूर्ण पद भी खाली हैं। इनमें स्वीकृत 2890 में से 2027 पद ही भरे हुए हैं, यानी 863 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। डॉक्टर की दुश्वारी, इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ गए। सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए। मालवीय साहब आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, जिला चिकित्सालय है, यहाँ से डॉक्टर्स लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं और कहीं दूसरे जिले ना जाएं। और राजधानी की ही बात करें तो सुल्तानिया से 7 डॉक्टर ने ही नौकरी छोड़ दी है। वजह देखिए, वजह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि डॉक्टर्स को जब बड़े पैकेज मिलते हैं, अधिक पैसे की चाहत होती है, निश्चित तौर पर वो प्राइवेट संस्थानों की ओर चले जाते हैं। और यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सब नियम कायदे से चलता है। हमने समय समय पर कानून भी बनाए हैं कि डॉक्टर्स को कितने दिनों तक सरकारी नौकरी में रहना चाहिए, कब तक उसके लिए अनिवार्य है, और जैसे उनकी अवधि पूर्ण होती है उनके सामने विकल्प होता है। और ये भौतिकवादी युग है, यहाँ आप बहुत ज्यादा किसी को भावनाओं के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नई नियुक्ति के डॉक्टरों को दिया गया वो पूरा करें और उसके बाद वो चले जाएं, सरकारी नौकरी छोड़ें और चले जाएं प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में 3000 डॉक्टरों की जरूरत है और 1000 पद खाली पड़े हुए हैं। इनको भरने को लेकर क्या रूपरेखा है? मैं सवाल का जवाब आपसे लूंगी। और सिद्दीकी साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे डॉक्टर मालवीय जी से ही पूछ लेती हूँ। डॉक्टर मालवीय जी, यहाँ पे आपका रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं और ज्यादा पैकेज चाहिए, इसलिए सरकारी नौकरी छोड़ के आप लोग प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ये सही है? और अगर डॉक्टर्स नौकरी छोड़ के जा रहा है तो कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले, उसके पास सिक्योरिटी रहती है। अगर कोई सरकारी नौकरी छोड़ रहा है तो उसके पीछे की क्या वजह है? आपने एक बेहद महत्वपूर्ण विषय उठाया और अभी मैं शर्मा जी की बात सुन रहा था। एक्चुअल में मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कहूँ तो शायद ज़्यादा उचित होगा कि यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग और विषय के बारे में उन लोगों के हाथ में कमान है जो इसकी ABCD भी नहीं जानते हैं। जहाँ तक रही बात कि डॉक्टर्स प्राइवेट पैकेज को लेकर जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 1 से 2 सालों के अंदर तकरीबन मेडिकल कॉलेजेस से ही
200 से 300 डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी है और ये मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में कम से कम जिला स्तर पर हैं। राजधानी की स्थिति ये है कि 340 पदों में से तकरीबन 50 से 55 पद खाली हैं। अब ये डॉक्टर्स नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, अगर इसकी वास्तविकता हमारे बीच में आ रही है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो या चिकित्सक हो, जब वो सरकारी नौकरी में आता है तो हर सरकारी विभाग में बड़ी ही क्लियर कट शब्दों में उसके सेवा भर्ती नियम होते हैं कि आज आप इस सेवा में आएंगे, कल आप ये प्रमोशन होगा, परसों आपको ये ग्रेजुएटी मिलेगी, फिर आपको पेंशन मिलेगी, फिर आपको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग ऐसा है जहां मात्र 4 पन्नों का सेवा भर्ती नियम है। अच्छा। और इन सेवा भर्ती नियमों में जो चिकित्सक यहां पर काम कर रहे हैं, ना उनके पास पेंशन योजना है जो कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की है, ना उनके पास कोई प्रमोशन पॉलिसी है। ये प्रमोशन पॉलिसी जो आज चिकित्सा शिक्षा विभाग में चल रही है वो बाबा आदम के जमाने की 1987 की है। आज छोटे छोटे राज्य, जिसको हम पहले बीमारू राज्य कहते थे, बिहार जैसे राज्यों ने भी डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू कर दी है, जिसमें हर डॉक्टर के पास एक समय सीमा में आगे बढ़ने के उचित अवसर है। ना आपके पास प्रमोशन है, ना आपके पास पेंशन योजना है, ना आपके पास ग्रेजुएटी है, ना आप उसको समूह बीमा का लाभ देना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि कोविड ने पूरे देश को और मध्य प्रदेश को भी जकड़ कर रखा हुआ है। इस जकड़ से किसने निकाला? स्वास्थ्य कर्मियों ने, जिसमें टेक्नीशियंस थे, जिसमें हमारे नर्सिंग थे, जिसमें हमारे चिकित्सक थे, जिसमें हमारे इन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये इस कार्य में कार्य करते हुए जो दिवंगत हो गए हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, मैं इन्हीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को उन्हीं का पैसा जो एनपीएस के नाम पर जमा होता है, कितनों को मिल गया, कितनों को समूह बीमा का लाभ मिल गया, कितनों को, किसी को नहीं मिला। अब ऐसी परिस्थितियों में जहां आप उसको कोई उचित संसाधन नहीं देना चाहते हैं, उसके खुद का पैसा जो आप एनपीएस के नाम पर हर महीने 10,000 रुपए काटते हैं और जब वो नौकरी छोड़ता है तो आप उसको नहीं दे रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा हो, वहां पर कौन आदमी अपनी नौकरी करना चाहेगा? और ये बात सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं है, ये बात जो स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सक हैं उनके साथ भी है। पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की स्थिति बेहद खराब है। हम ना किसी पैकेज के पीछे भाग रहे हैं। आज भी आप देखिए कि ये 200-300 डॉक्टर्स ने जो नौकरी छोड़ी है, ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको खाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा चाहिए, जिस तरह से हमारे बाकी सारे लोगों को पैसा चाहिए होता है, तो वो भी अपना काम करेगा। अगर सरकार उसको नौकरी पर उसको संसाधन नहीं देगी तो वो प्राइवेट में जाएगा, जहां उसको अच्छा उसके विकास का कोई रास्ता हो सकता है वो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी समस्याओं को सुलझाएगा कौन, हमारी बातों को समझेगा कौन। और बड़ा सवाल तो यह है कि आप लोगों को एनपीएस का फायदा बताने वाले खुद ओपीएस का फायदा ले रहे हैं, ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। सिद्दीकी साहब, आप सवाल तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ, आपका रिएक्शन ही जान लेती हूँ इस पूरे मैटर पे। जैसे डॉक्टर राकेश मालवीय जी ने कही, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मसला जब हम लोगों की सरकार थी तब भी आया था, और कमलनाथ जी की भी इच्छा ये थी कि इसके लिए जो मेडिकल सर्विसेज हैं, इसके लिए एक अलग से कैडर डिजाइन किया जाए। ये जो सही कह रहे हैं कि 1987 का ये जो सेवा भर्ती नियम है, उसके लिए वो चाह रहे थे कि एक कैडर ऐसा डिजाइन किया जाए कि लोग आकर्षित हों, लोग हमारे साथ जुड़े जाएं। इनके विभाग के साथ दिक्कत और भी है कि इनका विभाग जो है उसको चलाता कौन है? नॉन मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं वो चलाते हैं, आईएएस चलाते हैं। जितनी भी इनका डिपार्टमेंट्स हैं और इससे अलाइड कारपोरेशन हैं, सबको आईएएस चलाते हैं। तो जब डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्टर का काम होता है वंस हु डायरेक्ट्स, तो जो डायरेक्टर है वो खुद ही नॉन टेक्निकल है, वो क्या समझेगा इन लोगों की समस्या? पहली बात। दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने हेलीकॉप्टरों से जो है अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए। लेकिन जिन डॉक्टर्स की कोविड के इलाज के दौरान मौत हुई, उन डॉक्टर्स को आज तक जो है सरकार ने पैसा नहीं दिया, जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। ठीक। नंबर 3 बात, क्यों डॉक्टर आपके यहाँ नौकरी करेगा, 70-80 लाख खर्च करे, वो बेचारा
6, 7, 8 साल मेहनत करे, उसके बाद वो डॉक्टर बने, और तुम उसको 30,000 पकड़ा दो। ठीक है, और सुनिए हाँ, नहीं, मेरा एक सवाल है, आपने भी, क्योंकि डॉक्टर मालवीय ने जिक्र किया कि 1987 के बाबा आदम के जमाने के जो मतलब नियम है उसको फॉलो किया जा रहा है। 1987 में मोतीलाल वोरा की सरकार थी, आपके ही मतलब आप ही के दल के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह भी रहे। नियम बदले जाने थे तो 10 साल में भी बदल जाते। जब दिग्विजय सिंह भी थे, अर्जुन सिंह भी थे, तब भी बदले जा सकते थे। 15 महीने में कमलनाथ जी भी थे, तब भी बदले जा सकते थे। कैबिनेट की बैठक में एक ही तो फैसला लेना है बस। देखिए दिक्कत क्या फिर? देखिए, कोई भी चीज, हम थे 457 डॉक्टर्स की भर्ती कर गए, उसके बाद भी हड़तालें होती रही, सब होता रहा। जब थे हमारे जमाने के जो अस्पताल थे कांग्रेस के जमाने के, अब तो भारतीय जनता पार्टी को 20 साल हो गए। पूछ लीजिए, जो भी आज लोग 40 साल के हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है? सरकारी अस्पतालों में हुआ है। किसी से भी पूछ के देख लीजिए, है ही नहीं नर्सिंग होम। ये तो अभी 15-20 साल में उग गए ये नर्सिंग होम, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का बंटा ढार हो गया। ना तो वहां आपका थर्मामीटर चलेगा, ना ड्रेसर मिलेगा आपको, ना ही वहां उनका क्या नाम से आईसी यूनिट काम करेगी, जगह जगह पानी भरा मिलेगा आपको, ना रजाई गद्दे हैं। उनकी एम्बुलेंस आ गई और आपको उठा के ले आई तो समझ लीजिए आपको वार्ड बॉय नहीं मिलेगा कि जो आपको स्ट्रेचर पे डाल के, मेरा भी ड्राइवर था, वो बीमा, उसका एक्सीडेंट हुआ था, मुझे 3 लोगों को कॉल करना पड़ा, जब जाके, जबकि हम नेता हैं, हम लोग कॉल करना पड़ा और हमने अपने हाथ से उठा के उसको स्ट्रेचर पे डाला। ये स्थिति है ये जेपी हॉस्पिटल की। तो आप बताइए ना कि जब आप ये स्थिति 5-5 आईएएस हैं, इनको 3-3 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, जो कमिश्नर है हेल्थ, फिर उसके बाद इनकी जो सप्लाईज कॉर्पोरेशन है उसका हाल सुनिए। एक कंपनी है 4,500 जो पीएससीज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, उनको सप्लाई करती है वो सामान। पता नहीं कैसे सप्लाई होता है, कहाँ होता है, किसको होता है, ये किसी को पता नहीं है। तो ये अब अगर आज ये कहें कि कांग्रेस ऐसी थी तो 20 साल से भैया आप क्या कर रहे थे? इसको सेवा भर्ती नियमों को बदलिए, और जो आपके चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनको बोलिए, विश्वास सारंग जी को, कि कांग्रेस ऐसी थी उसका अनुसरण कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त करने के चक्कर में तो बीजेपी युक्त हो गई है, कांग्रेस युक्त हो गई है। खैर बहरहाल, क्योंकि मैं एक चीज और कहूं, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं धैर्यवर्धन जी, उनको विश्वास सारंग जी को बोलिए नेहरू जी की तरफ देखना छोड़ें। ये उधर की रोज सुबह बयानबाजी करते हैं, अपने विभाग पर ध्यान दें। बंटा ढार हुआ जा रहा है उनके डिपार्टमेंट का, और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ठीक है धैर्यवर्धन जी, यहाँ पे सवाल आपसे मालवीय जी ने भी किया है, यहाँ पर सवाल सिद्दीकी साहब भी कर रहे हैं, और सवाल मेरा भी है कि वाकई में हम जब स्थिति देखते हैं सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे फिर हम एम्स का ही जिक्र क्यों ना कर ले, स्थिति वाकई में बहुत दयनीय है। जूडा को हमने कई बार हड़ताल करते हुए देखा है कि कुछ भी होता है, जो अगर मरीज को कुछ हो गया तो तीमारदार जो हैं वो जूडा की, डॉक्टर्स की, सीनियर डॉक्टर की, इवन वहां पे जितना भी हेल्थ स्टाफ उसकी पिटाई लगा देते हैं। सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल है। फिर स्टाइपेंड को लेके भी हमने तमाम चीजें देखी। सिक्योरिटी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। यहाँ पे मालवीय साहब कह रहे हैं कि भाई जिस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो अन्य राज्यों में जिनको मिली हुई है, जिन डॉक्टर्स को मिली हुई है, वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रही है? पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो क्या उस पॉलिसी को पास करने से पहले क्या स्टडी नहीं हो रही है? देखिए, बेहद गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं कोई हल्की बातों से डिबेट को हल्का नहीं करना चाहता हूँ। बड़ी सीधी सरल सी बात है कि जहाँ तक चिकित्सकों के स्वत्व का सवाल है, उसके लिए विभाग में जो विधि सम्मत निर्धारण है, नियमावली, उसके तहत पैसा मिलता है, देर अबेर कभी कभार हो जाता है। और यदि 2-3-4 आईएएस को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर तो वरिष्ठ चिकित्सक ही अधिकारी होते हैं, इन सब चीजों का निर्धारण करते हैं, जो फाइल को वहां तक पहुंचाते हैं, संचालनालय तक या कमिश्नर हेल्थ तक। इसलिए मुझे लग रहा है कि एकदम से आलोचना करना भी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेहद ही 2-4 चीजें ऐसी बेहद ही महत्वपूर्ण है। एनपीएस का लाभ बताया जा रहा है, लाभ भी नहीं मिल रहा है। जो एनपीएस का लाभ बता रहे हैं इन डॉक्टर्स को या मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, वो खुद ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। क्या इनको ओपीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता है? दूसरी चीज, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का हाल आपको बता देती हूँ। डीन के 14 पद मंजूर हैं, 5 भरे हुए, 9 खाली हैं। अधीक्षक के 13 पद हैं, 6 भरे हुए हैं, 7 खाली हैं। प्रोफेसर के 428
पद हैं, जिसमें से 257 भरे हैं, 171 खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 725 पद हैं, 486 यहाँ पे भरे हुए, 239 खाली हैं। और वहीं अगर हम तमाम चीज़ों पे नज़र डाल लें, यहीं एम्स की बात करें, 350 पद हैं, 210 भरे हैं, 140 खाली हैं। सुल्तानिया में 21 पद हैं, 13 भरे हैं, 8 खाली हैं। जेपी अस्पताल में 125 पद हैं, 69 भरे हुए हैं, 56 खाली हैं। अब बताइए, सवाल क्यों नहीं उठेगा? जब इतनी अव्यवस्थाएं हैं तो सरकार से सवाल तो किया ही जाएगा। बैठे बिठाए यहाँ पे विपक्ष को मौका मिल रहा है। मालवीय जी, आपकी रोज बाइट देने की आदत छुड़वाओ आप उनकी, और उनको बोलो कि काम पे ध्यान दें, नेहरू जी की तरफ कम देखे। और जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको पूछ लो कि कब से नहीं आए वो मीडिया में, बताओ उनकी कौन सी उपलब्धि आपको कब से याद है? चलो बता दो, 6 महीने की याद दिला दो। आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया कि कब आए थे वो आखिरी बार मीडिया के सामने और उन्होंने अपनी विभाग के बारे में बात की थी। ठीक है मालवीय जी, देखिए, मैं इस विषय पर एक बहुत ही संवेदनशील से बात करना चाहूंगा कि इन मेडिकल टीचर्स या डॉक्टर्स ने जो नौकरी छोड़ी है, उन्होंने तकरीबन कई लोगों ने तो 20 से 25 साल अपनी जिंदगी के सरकारी नौकरी को दिए, और इस व्यवस्था से तंग आकर उन्होंने नौकरियां छोड़ी। कोई भी व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के पहले अगर वो 20 साल 25 साल अपना सब कुछ इस सरकारी संस्थान को देता है और सरकारी संस्थान में रहकर वो एक बृहद अनुभव प्राप्त करता है, और इतना अनुभवी चिकित्सक जब नौकरी छोड़ते हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में तादाद सी बढ़ गई है पिछले 2 सालों में, अगर ये किसी और प्रदेश में हो गया होता तो अभी तक मंत्री से लेके और अधिकारियों से लेके सबने उन नौकरी छोड़ने वालों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करी होती। पर आज तक ना तो शासन के अधिकारियों में ना कहीं और उनके कानों में जू रेंग रही है। वो इसको एक द्वितीय श्रेणी के नागरिक मानकर चल रहे हैं, और आखिर इससे नुकसान किसको है? उन गरीब मरीजों को जो कि शासकीय अस्पतालों में आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, और वो अनुभवी चिकित्सक उनको नहीं मिलते। अब समस्या यहां ये खड़ी हो रही है कि आखिर इसका इलाज है क्या? लोग आखिर ये नौकरियां छोड़ रहे हैं तो इसको हम कैसे रोकेंगे? देखिए, इसके रोकने का एकमात्र तरीका है कि आप डॉक्टर्स के साथ बातचीत करिए। जब तक आप डॉक्टर्स के साथ बातचीत नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, जो की पोस्ट हैं उन पर चिकित्सकों को बिठाइए। हर जगह प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते हैं। अभी मैंने तो जानकर कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कोविड जैसे समय पर कई अधिकारी हमसे पूछते थे कि ये स्टेरॉइड दे दिया, ये इंजेक्शन दिया। अरे भाई, ये हमारा काम है, आपका काम मैनेजमेंट करना है। हम जो प्रपोजल बना के देते हैं आप उसकी व्यवस्था करिए। प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी इस कदर हावी हो चुकी है। अधिष्ठाता रेगुलर ना होने के कारण, चूंकि उनको प्रभार के तौर पर दिया जाता है, तो जो भी जी हुजूरी करते हैं उनको अधिष्ठाता बना दिया जाता है, और वो बेचारे ना तो वो टस से मस होते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, उनके आगे उनकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब कुल मिला के मालवीय जी, यहाँ पे जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको बंद होना चाहिए, तभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो पाएंगी। खास तौर से जो जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं, मेरा तो करबद्ध हाथ जोड़कर मेरे जो ऊपर के IAS अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा को इस मध्य प्रदेश में बचाना है तो कृपया करके सभी तुरंत प्रभाव से जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर आप आगे की रणनीति बनाइए, क्योंकि अभी आपको 10 मेडिकल कॉलेज और खोलने हैं। 13 मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह हो गई है कि कई मेडिकल कॉलेज में 40 से 45% की फैकल्टी बची है। मैं एक बात और यहाँ कहकर खत्म करूंगा कि दिसंबर माह में नीति आयोग ने मध्य प्रदेश को पूरे देश में 17वां स्थान दिया है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और पूरे भारतवर्ष में नीचे से तीसरा। अगर ये चिकित्सा शिक्षा में ये सर्वे हो जाए तो मेरा पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि शायद ये बिल्कुल सबसे आखिरी पायदान पर उपस्थित होगा। तो इसको बदलने के लिए हमसे बात करिए, बैठकर कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे चिकित्सक आपके इस संस्थान के प्रति आकर्षित हो और अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ, हम तो खड़े ही हैं, हम आपके साथ कार्य करना चाहते हैं। देखिए इस डिपार्टमेंट में वेटरनरी था, वेटरनरी में भी IAS कमिश्नर हुआ करता था। इंडियन वेटरनरी काउंसिल ने स्ट्रक्चर पास करके उसको हटा दिया। यहाँ की पूरी बीमारी ये IAS अफसर है,
जो यहाँ बैठे हैं 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेते ठीक हैं। है। और ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये सही बात कह रहे हैं कि इनकी बात, जो इनका पहले जो डायरेक्टर होता था यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता था, वो 30 साल उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करने के बाद एलिजिबल होता था। ये 8-10 साल नौकरी किए आ गए तो किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अगर इस डिपार्टमेंट को बचाना है और तो कुल मिला के लब्बो लुआब यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और जो लाल फीताशाही है उसको रोकना होगा, तभी कहीं जाके व्यवस्थाएं मुकम्मल हो पाएंगी। क्योंकि धैर्यवर्धन जी, आप खुद एक संवेदनशील प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने तमाम यहाँ पे चर्चा को सुना है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि स्वराज एक्सप्रेस के मंच के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को, तमाम डॉक्टर्स को ये भी बताएं कि बहुत संक्षेप में कि संवेदनशील विषय को आपने सुना, समझा और इसको आप सरकार तक पहुंचाएंगे। किस तरह की पॉलिसी बन सकती है, एक सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा की जा सकती है इन तमाम लोगों से बातचीत के लिए? जी, अवश्य चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर परिणाम आते हैं। आपने इस विषय पर ध्यान आकर्षण किया है। मैं अपने और डॉक्टर्स जो मेरे मित्र हैं उनसे भी इस सब पर बात करेंगे जी। और इसमें क्या सुधार हो सकता है जरूर बात की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए धैर्यवर्धन जी। फिरोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मालवीय साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।